Ji, let's start the lecture. So, just a quick review of what we covered last time. So, we started with general optimization problem. We said that we have a scalar function f of x, and we want to find x which corresponds to minimum of this function. ठीक है, so notation क्या है? Argmin f of x. The rule that we used is derivative rule. Derivative of f of x at x is 0. Then we went on and we differentiated between a global minimizer, local minimizer, and two types of local minimizers, which were strictly local minimizer and weak local minimizers. Then, in order to apply derivative, we said that there are two methods. One is analytical, another is iterative. Today we will see in detail why analytical methods are not applicable whenever we are doing uh, optimization of this sort, except for very few functions. We almost always have to rely on iterative methods. So in order to use iterative methods, we said that we will be using the help from Taylor theorem. तो टेलर थ्योरम का हमने समझा. So Taylor theorem, we said that we will be using only second order approximation. So that involves a constant value, a linear line, and then a parabola. ठीक है, जिसमें आपके पास कनकैविटी है. फिर हमने जो है वो इनको समझा कि ग्रेडियंट क्या है, हेसियन क्या है. एक सिंपल एग्जांपल के ऊपर देखा कि अच्छा हमारे पास अगर एफ ऑफ एक्स एक गिवन हो तो हम उसका ग्रेडियंट और हेसियन कैसे कंप्यूट करते हैं. फिर हमने दो थ्योरम पढ़े. थ्योरम वन वाज फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशंस कि अगर एक्स जो है वो क्लेम कर रहा है कि मैं लोकल मिनिमम हूँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब हम ग्रेडियंट को उसके ऊपर एवेलुएट करेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा. ठीक है, तो इसके अलावा जो सेकंड ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी मीन दोनों ट्रू होने चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर भी सेकंड ऑर्डर भी. सो एफ एक्स इफ एक्स इज अ लोकल मिनिमा, तो वहाँ पे जो हेसियन है वो एक पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स होगा, यानी कि उसकी जो आइगन वैल्यूज हैं दे विल ऑल बी लार्जर देन इक्वल टू 0. फिर हमने ये एग्जांपल देखी जिसमें हमने एक एफ ऑफ एक्स लिया, फिर हमने उसका हेसियन एवेलुएट किया. तीन कैंडिडेट जो स्टेशनरी पॉइंट्स थे वहाँ पे ये वाले जो पॉइंट्स आए थे. फिर हमने जो हेसियन की डेफिनेटनेस थी उससे हमने डिफरेंशिएट किया कि हमारे पास जो कौन सा पॉइंट जो है अमंग दी स्टेशनरी पॉइंट इज अ लोकल मिनिमम. ठीक है, यूजिंग थ्योरम 2. एट द एंड हमने देखा कि अच्छा वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्लॉट्स. वन इज सरफेस प्लॉट्स कि आप जो है फंक्शंस को 3 डायमेंशन में विजुलाइज करें. अनदर प्लॉट इज कंटूर प्लॉट्स के आप उसी फंक्शन को प्रोजेक्ट करें ऑन टू जो आपके पास एक्स वाई प्लेन है उसकी डिफरेंट z इज इक्वल टू कांस्टेंट सर्फेसेस को. दे प्रोवाइड अस अ बेटर व्यू ऑफ drawing things in 2 dimensions for 3-dimensional surface plots. Then we concluded that with the summary that if x is a local minima, तो in general हमारे पास जो बहुत सारे स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे. ठीक है, उन स्टेशनरी पॉइंट्स में से एक क्लस्टर ये है आपके स्टेशनरी पॉइंट्स का. इन सब में से जो लोकल मिनिमा है वहाँ पे हेसियन आपका पॉजिटिव डेफिनेट होगा, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा. फिर इसी तरीके से हो सकता है कि आपके पास एक और क्लस्टर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स हो, उनमें से जो एक लोकल मिनिमा होगा वहाँ पे भी हेसियन पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा. तो इन जनरल जो आपके लोकल मिनिमा होंगे वो एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे. ठीक है, और वो एक से ज़्यादा होंगे. देन वी सेड कि अगर हम थोड़ी सी मज़ीद अप्रॉक्सीमेशन करें या हम जो है वो अपने अपने स्कोप को मज़ीद लिमिट करें, लाइक वी सेड इफ़ वी हैव एन एफ एक्स विच इज़ अ कन्वेक्स फंक्शन, जो कि आज हम देखेंगे व्हाट आर कन्वेक्स फंक्शंस एंड हाउ दे एक्चुअली हेल्प अस इन सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स. तो फिर हमारे पास जो लोकल मिनिमा होते हैं वो ग्लोबल मिनिमा बन जाते हैं. ठीक है, देन वी डोंट हैव दैट प्रॉब्लम ऑफ लोकल मिनिमा. So today we are
गोइंग टू एक्सटेंड आवर डिस्कशन, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम जो है वो देखा था कि जो लोकल मिनिमा है वहाँ पे आपका हेसियन क्या है, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है. The issue now is how to find this x. So the issue is how to find this x which is local minima. ठीक है, सो यहाँ से डिस्कशन शुरू करते हैं. सो एक चीज जो हमने देखी, हमने कहा कि वी हैव टू सॉल्व फॉर दिस इक्वेशन डेल्टा एफ ऑफ एक्स एट x equal to sorry, so we have to solve for this equation delta fx equal to 0. जब इसको सॉल्व करेंगे we will get in general many x जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे. जैसे लास्ट टाइम हमने एग्जांपल में देखा कि एक सिंपल फंक्शन के लिए हमारे पास 3 x आए थे, तो इन जनरल देयर विल बी मैनी x जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे. इनमें से हमने जो मिनिमा है वो आइडेंटिफाई करेंगे. कैसे करेंगे? बाय चेकिंग द वैल्यू ऑफ हेसियन. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल सॉल्यूशन. But most of the time this analytical solution in closed form is not possible. उसके बहुत ज़्यादा reasons हैं, उनको ज़रा देख लें पहले. Why this analytical method does not work and why we have to go to iterative methods. So जो पहला reason है that is very intuitive कि आपके जो derivatives हैं they might be very complex to evaluate. So जो आपके पास ये gradient है f का, ठीक है, it might be very complicated to evaluate. ठीक है, सिंपल एग्जांपल है कि अगर आप जो है एक एफ ऑफ एक्स कंसीडर करें एक सिंगल डायमेंशन में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर इनटू लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स, राइट. तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो वो कुछ इस तरह की चीज आ जाएगी, टू एक्स लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस एक्स माइनस वन. जब इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, it is very difficult to find x which satisfies this equation. तो ये एक सिंपल एग्जांपल है जस्ट टू मोटिवेट के समटाइम्स जो डेरिवेटिव्स हैं उनको इक्वल टू 0 पुट करके इक्वेशन को सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. एक तो ये रीज़न है, बट दिस इज़ वेरी माइनर रीज़न, वेरी वेरी माइनर रीज़न. जो मेजर रीज़न है वो मैं एंड पे बताऊंगा. सेकेंड रीज़न इज ऑल्सो not a major reason but very important from practical point of view, and that is computational cost. तो यूजुअली जब आप बात करते हैं कि आपके पास f of x is a scalar function, तो यहाँ पे x is a vector, right? तो what do you think what could be its size? So its size is usually 10 to the power 6 to 10 to the power 7 8. this is normal size यहाँ पे जो x का size होता है. Now you have to compute gradient. Remember, gradient of f of x we defined by partial f over partial x1, partial x2, partial x3 till partial x 10 raised to power 8. Right? So this in itself is very challenging. अगर आपके पास x का जो size है वो बहुत बढ़ जाए. Moreover, if we put, अगर हम ये किसी तरीके से कर भी लेते हैं, if I put delta fx equal to 0, अभी हमने बहुत सिंपल एग्जांपल में देखा कि हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं इसके वो मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं. जो स्टेशनरी पॉइंट्स आते हैं, सो स्टेशनरी पॉइंट्स आर डिफरेंट, मिनिमा आर डिफरेंट, मिनिमा आर सबसेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स. ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट्स में मिनिमा भी होंगे, मैक्सिमा भी होंगे और सैडल पॉइंट्स भी होंगे. तो हम सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करते हैं बाय पुटिंग आवर ग्रेडियंट इक्वल टू 0. तो आपके पास ये जो स्टेशनरी पॉइंट्स आते हैं इनका जो सेट आता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, this itself is very large. This itself is very large and most of the time this set is infinite. So finding all those x
for which Hessian is positive semi-definite in itself is computationally complex यहाँ पे, ठीक है. So that is the second reason कि हमारे पास जो वो है क्या कहते हैं analytical solutions do not work. Then at the end, the most important reason, and you will be surprised, is in practical situations we don't even know the expression for f of x. So f of x is not known. हमें पता नहीं होता कि f of x की क्या फॉर्म है. जैसे यहाँ पे मैंने assume कर लिया कि f of x is something like this. In practical applications, and almost 100% of the times we don't even know what is f of x. फिर आप कहेंगे कि अगर f of x नहीं पता तो हमें पता क्या होता है. तो what we know, we only know the value of this f of x at certain points. ठीक है. So for example, we can say that we have some points x0, x1 till some xm. ठीक है, ये सेट है हमारे पास. तो ये जो सेट है इसके ऊपर वी नो कि f of x की क्या वैल्यूज हैं अगर मैं इस सेट को c से डिनोट करूं. ठीक है, हमें सिर्फ f of x की इन पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू पता होती है. मोर ओवर अगर हमें इन पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू पता है, समटाइम्स हमें इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर f of x का डेरिवेटिव भी पता होता है. मींस कि वी मे आल्सो नो डेल्टा f of x at this set or another set. So ये भी हमें known होता है. And this is the only information that we have. We do not have complete global perspective of this function. ठीक है, तो एनालिटिकल सॉल्यूशन तो यहाँ पे फिर भूल ही जाएं आप कि जब आपके पास उसका एक्सप्रेशन ही नहीं है, हाउ आर यू गोइंग टू इवैल्यूएट इट्स डेरिवेटिव? वो नहीं हो सकता. सो व्हाट डू? वी मूव टू इटरेटिव सॉल्यूशंस. ठीक है, सो इटरेटिव सॉल्यूशन for finding our local minima. तो हम इटरेटिव सॉल्यूशंस पे मूव करते हैं. अब उसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है. लेट्स सपोज वी आर इन सिंगल डायमेंशन. अगर हम सिंगल डायमेंशन में हैं तो ये हमारे पास x है और y एक्सिस पे f of x है. So f of x we may know, we may not know. So suppose कि जो actual f of x है it is something like this. But we only know the value of this f at certain points. So for example, we know at x0 कि ये वाली वैल्यू क्या है, we know at x1 कि ये वाली वैल्यू क्या है, and so on. So we know these values. Our goal is, given one point, for example, if you are here and this is x of k, so given this value f of x of k and kth point, of course अगर आपको वैल्यू पता है तो आपको एक्चुअली पॉइंट भी पता है. So given this point x of k, अब आपने इस पॉइंट के अराउंड सर्च करना है, what should be my next point x of k plus 1. ठीक है, what should be my x of k plus 1. Remember हम argmin solve कर रहे हैं. We are not interested in this value. We are not interested in f. No, we are not interested in this value. We are interested in this argument. ठीक है, तो आपने बेसिकली क्या करना है, आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके पास, so all the information that you have are this set of points, these values and maybe their derivatives. Use that value to move from current point, यहाँ पे आप अभी खड़े हुए हैं x of k पे, you have to move from x of k to next point x of k plus 1 using all the information that you have. Using all the information that you have. और फिर जब हम x of k पे आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास नई इंफॉर्मेशन आ जाएगी, फिर हम x of k plus 2 पे मूव कर जाएंगे. ठीक है, and so on until
we reach our local minima x hat, oh sorry x asterisk। ठीक है, जब हम अपने लोकल मिनिमा पे पहुंच जाएंगे, देखेंगे हम कि लोकल मिनिमा पे हम कैसे रुकें या उसको कैसे फाइंड करें, फिर हम वहां पे स्टॉप कर जाएंगे। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ इटरेटिव सॉल्यूशंस। अगर आप 2 डायमेंशन में हैं, सो सेम थिंग अप्लाइज। सो 2 डायमेंशन में आपके पास एक वेरिएबल होगा x1, एक वेरिएबल होगा x2। सो इन जनरल जो आपके पास f ऑफ x होगा, ये 3 डायमेंशनल फंक्शन होगा, x1, x2, x एक्सिस और y एक्सिस पे, और f of x की अपनी वैल्यू 3rd डायमेंशन में। So what we can do, we can visualize it using its contours. Let's suppose कि इस तरह की कोई चीज है, it could be anything, but let's suppose कि इस तरह की कोई चीज है, तो भी हम क्या करेंगे कि हम किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। So this will be our starting point, x at 0. Starting from this point, we will move. कैसे मूव करेंगे वो मैं अभी समझाता हूँ। To other point, x at 1, then x at 2, x at 3, मूव करते करते until we reach our minima। ये आपका मिनिमा पड़ा हुआ है। ठीक है, so this is a search. You do not need the complete function। जो complete function है उसकी वैल्यू आपको नहीं पता होना चाहिए, सिर्फ आपको function की values at some points पता होना चाहिए, and then you can navigate in this 2-dimensional plane to find your local minima. So that is the concept behind। अब इसको आप 3 डायमेंशन में, 4 में, 5 में जस्ट विजुलाइज इट कि आपके पास जो डायमेंशंस हैं वो आपके पास जो x है उसके वेरिएबल्स हैं। अगर 3 डायमेंशंस में होंगे तो x1, x2, x3 हो जाएगा, और आपका फंक्शन जो है उसके समथिंग इक्विवेलेंट टू कंटूर, उसका एक प्लॉट बन जाएगा इन 3 डायमेंशंस एंड सो ऑन। सो यू कैन ऑलवेज मूव यूजिंग दिस इटरेटिव मेथड्स। ओके, सो हाउ डू वी एक्चुअली मूव? तो ये जो फिगर है इसको आपने ध्यान में रखना है। तो लेट्स सी, जो आपके पास बेसिक एक कॉन्सेप्ट है कि हाउ डू यू मूव फ्रॉम k to k+1। सो इफ आई एम एट पॉइंट x of k, then I have to find another point x at k+1 using all the information that I have at point k, right? So I can write that my new point x of k+1 is equal to my previous point x at k, ठीक है? And then 2 things, एक है आपके पास we call it step alpha k, and then you have a direction with d. Okay, so let's understand alpha k and dk. So suppose we are in single dimension. This is your f of x. You are at some point x of k at time instant k, and then you have to move towards x of k+1। अब x of k+1 x of k के इधर भी हो सकता है, x of k के इधर भी हो सकता है, किसी भी साइड पे हो सकता है। These are the only 2 possibilities अगर आप 2 डायमेंशन में हैं। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि somehow मुझे पता है कि मिनिमा फाइंड करने के लिए मुझे x of k के राइट साइड पे मूव करना है, मीन्स कि मुझे इधर मूव करना है। आई एम अज्यूमिंग दैट थिंग। अभी देखेंगे कि वो कैसे पता चलेगा हमें। तो अगर मैंने राइट साइड पे मूव करना है तो मुझे डायरेक्शन चाहिए कि मैंने अच्छा इधर मूव करना है, इधर मूव करना है, ठीक है, इस साइड पे मूव करना है, किधर मूव करना है मैंने। तो ये जो डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन इज गिवन बाय वेक्टर dk। ठीक है, सो dk इज अ डायरेक्शन वेक्टर, और चूंकि हम डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड ऑफ dk, तो dk को जो है हम हमेशा नॉर्मलाइज करके यूज करेंगे कि इसकी जो नॉर्म है इट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम नॉर्मलाइज
हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, जस्ट कीप इन माइंड, इस पॉइंट के ऊपर हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए which is going to tell us the direction where we have to take a step. ठीक है, एक तो डायरेक्शन हो गई, दूसरी चीज क्या है, अच्छा आपने स्टेप अब लेना कितना है, साइज क्या है, दैट इज गिवन बाय दिस स्केलर वेरिएबल अल्फा के। ठीक है, तो जो अल्फा के है वो आपको बताएगा कि आपने इस पॉइंट से आपने इतना आगे जाना है, लेट्स सपोज अगर आपने इस डायरेक्शन मूव करना है, इतना आगे जाना है या कितना आगे जाना है, वो आपको अल्फा के बताएगा। ठीक है, सो अल्फा के इज अ स्टेप साइज एट टाइम या एट इटरेशन के, टाइम नहीं कहना चाहिए, के इज इटरेशन, क्योंकि हम इटरेटिव मेथड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो इफ आई एम एबल टू फाइंड दीज टू क्वांटिटीज, वन इज अ वेक्टर, so this is a vector, direction vector, but we know that its norm must be 1, that is sufficient for us, and then we have a scalar. If I'm able to devise a framework जिसमें मुझे ये दो चीजें मिलती जाएं हर k के ऊपर, तो मैं बड़ी आसानी से जो f की लैंडस्केप है उसके ऊपर I can move, even if I am in 2 dimensions or 3 dimensions or 4 dimensions, that will not be a problem. ठीक है, so this is a very generic formula, very intuitive, कि आप करंटली यहाँ पे खड़े हुए हैं एक्स के ऊपर, यू नीड टू थिंग्स, वन इज वेक्टर जो कि आपको डायरेक्शन बता रहा है, अनदर स्केलर जो कि आपको स्टेप साइज बता रहा है, सिंपली ऐड दीज टू थिंग्स इनटू एक्स के एंड यू आर एट न्यू पॉइंट एक्स एट के प्लस 1. Now of course in finding this vector and this scalar we will be using the magnitude, the value of our function somehow. तो अगर आप ये देख रहे हैं कि f किधर चला गया, f तो है नहीं इस इक्वेशन में, तो हम अल्फा के और डी के को फाइंड करने के लिए f की वैल्यू ही यूज करेंगे, उसी उसी वही हमें बताएगी कि कौन सी डायरेक्शन सबसे अच्छी है और कितना स्टेप साइज हमें इस डायरेक्शन में लेना चाहिए। ठीक है, ओके, so in order to use that, use this formula, ये जो है हमारे पास, let's define what we call something maybe you guys have seen in calculus, but let's revisit it. We call them directional derivatives. ठीक है, directional derivatives. So what are directional derivatives? Now suppose I have a function f of x, which is a function of two variables x1 and x2. So f of x, it is a function of x1 and x2. X is a vector, 2 cross 1. ठीक है, तो अगर मैं कंटूर प्लॉट में देखूं तो मेरे पास एक एक्सिस होगा x1, दूसरा एक्सिस होगा x2, and let's suppose के for a constant value of z we have a contour plot something like this. Now what we know that if I take partial f over partial x1, these are partial derivatives, this one, and then partial f over partial x2, these two are partial derivatives. All of us know what are these derivatives. ठीक है, but what is the intuition behind these derivatives? Suppose I am standing at some point which is here. मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव इवेलुएट करता हूँ तो पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो मुझे एक डायरेक्शन देगा, वो बेसिकली बताएगा, फॉर एग्जांपल पार्शियल एफ ओवर पार्शियल x1 जो है वो मुझे बताएगा कि आई एम गोइंग टू fix rate of change of
So partial f over partial x1 will tell me rate of change of f, ठीक है, as we vary x1 but keep x2 fixed और constant. यही बताएगा ना पार्शियल एफ ओवर पार्शियल x1 कि जो आपका f है वो x1 के लिहाज से कैसे चेंज हो रहा है, कब, जब आपने x2 को फिक्स कर दिया, ठीक है। सिमिलरली जो पार्शियल f ओवर पार्शियल x2 है ये क्या बताएगा, ये बताएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ f as we vary x2 but keep x1 fixed, ये बिल्कुल उसका कन्वर्स है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे पार्शियल, मैं अब यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ माय फंक्शन एवेलुएट करता हूँ तो विद रिस्पेक्ट टू x1 जो है वो मुझे एक डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा, वो मुझे एक डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा, वो डायरेक्शन होगी मेरे पास ये वाली डायरेक्शन, क्योंकि इस डायरेक्शन में x1 वेरी कर रहा है, ठीक है। ये पूरी जो आपके पास एक डायरेक्शन है, इधर आपका x1 वेरी कर रहा है बट x2 फिक्स्ड है। लेकिन जो पार्शियल f ओवर पार्शियल x2 है वो मुझे बिल्कुल इसके ऑर्थोगोनल डायरेक्शन बताएगा, दूसरी डायरेक्शन जिसमें आपका जो x2 है वो वेरी कर रहा है और x1 फिक्स्ड है। दैट इज द मीनिंग बिहाइंड पार्शियल डेरिवेटिव्स कि आप अपने फंक्शन के रेट ऑफ चेंज देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल वेरिएबल्स, दूसरे को फिक्स करके आप बेसिकली देख रहे हैं कि आपका फंक्शन किस डायरेक्शन में ज्यादा चेंज हो रहा है अगर मैं x1 को फिक्स कर दूं और सिर्फ x2 को वेरी करूं, ठीक है। सो दीज आर पार्शियल डेरिवेटिव्स, these they itself are directional derivatives, लेकिन जो direction है that is totally aligned with either x1 or x2. So partial derivatives, they do not allow you to see the change of both x1 and x2 simultaneously. They do not allow you that, ठीक है। तो अगर हम मल्टी डिमेंशंस में है, फॉर एग्जांपल हम 2 डिमेंशंस की अगर बात कर लें और मैंने मूव करना है किसी डायरेक्शन में, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं पार्शियल डेरिवेटिव्स को यूज करते हुए मूव करूं, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव्स मुझे बताएंगे कि आपका जो फंक्शन है वो किधर रैपिडली चेंज हो रहा है, लेकिन वो जो मेरी मूवमेंट होगी दैट विल बी आइदर अलाइंड विद x1 और इट विल बी अलाइंड विद x2, ठीक है। तो मैं उसको जेनेरिक नहीं कर सकता। So in order to do a generic movement, मैं अपने plane में कहीं पे भी move कर सकूं, वो introduce what we call directional derivatives, right? So in directional derivative, we say that we define an arbitrary direction. For example, this direction. We define an arbitrary direction, this direction. और हर direction आप direction का क्या मतलब है? Direction का मतलब है एक unit vector. अगर आप 2 डायमेंशन में हैं तो एक 2 डायमेंशनल यूनिट वेक्टर जो है वो आपको डायरेक्शन दे देगा। तो यहाँ पे प्लीज ट्रीट दिस डी एज अ डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर जो कि इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। सो हाउ डू वी डिफाइन दिस डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स? सो we define it as we define our other derivatives. So we say that limit, we have alpha, a very small step which approaches 0, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन x जहां पे आप खड़े हुए हैं प्लस आप एक छोटा सा स्टेप लेते हैं अल्फा डी इन द डायरेक्शन ऑफ डी, और फिर आप देखते हैं कि आप कितना आगे चले गए माइनस एफ ऑफ एक्स, तभी वी डिफाइन आवर डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय आवर स्टेप साइज अल्फा, ठीक है। दैट इज द वे टू डिफाइन अ डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड वी कॉल इट, the symbol that we will be using is, since it is a derivative, same symbol gradient, लेकिन अब मैं इसके सबस्क्रिप्ट में डी डाल दूंगा, ये डी जो है ये वाला डी है, राइट। देन वी हैव एफ ऑफ एक्स प्लस डी, so
सो डेल्टा डी और फिर मैं यूज करूंगा एफ हमारा फंक्शन है एंड देन एक्स। ठीक है, दिस इज द सिंबल दैट वी विल बी यूजिंग। रिमेंबर ग्रेडियंट के लिए हमने क्या सिंबल यूज की थी? सो फॉर ग्रेडियंट वी यूज्ड ओनली दिस थिंग, ये ग्रेडियंट की सिंबल हमने यूज की थी। दिस इज फॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ डी। okay, so I will be skipping something here just to write expression. We can actually say prove that this thing becomes equal to, does anyone know? Let me ask, किसी को पता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ डी क्या बन जाएगा? कोई कैलकुलस का चैंपियन जिसने अपने तौर पे पढ़ा हुआ हो। जीरो तो बिल्कुल भी नहीं होगा, हमने तो जीरो तो नहीं होगा। हमने डेरिवेटिव देखना है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस साइड पे हमने डेरिवेटिव देखना है कि ये डेरिवेटिव की क्या वैल्यू होगी। सो दिस एक्चुअली बिकम्स जो आपका ग्रेडियंट है, सो डेल्टा एफ एट दैट पॉइंट, यहाँ पे आप खड़े हो, अब ये वेक्टर है n क्रॉस 1, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस इन द डायरेक्शन डी, so dot product of this is transpose। ठीक है, तो आप इस पॉइंट पे खड़े हुए हो, तो यहाँ पे आपका ग्रेडियंट पॉइंट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, जो कि बिल्कुल इसके टेंजेंट होगा। इसका आपने क्या करना है, प्रोजेक्शन लेना है ऑन टू दैट डायरेक्शन। डॉट प्रोडक्ट आपको प्रोजेक्शन देता है ना, तो आपने सिंपली उसका प्रोजेक्शन ले लेना है कहाँ पे, उस डी वाली डायरेक्शन में। तो आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ डी। सो फॉर एग्जांपल इन 2 dimensions if d is something like this ab, ठीक है। so if d is ab, then directional derivative will become equal to partial f over partial x1 multiplied by a plus partial f over partial x1 multiplied by b, that is equivalent to delta f transpose into d। ठीक है, यहाँ पे x भी है अंदर। तो बेसिकली आप जिस पॉइंट पे खड़े हुए हैं वहां पे आपको ग्रेडियंट तो ऑलरेडी पता है, गिवन बाय दिस थिंग, ये n क्रॉस 1 है, डी भी ऑफ कोर्स n क्रॉस 1 होगा। ग्रेडियंट आपको पता है, आपने उस ग्रेडियंट का प्रोजेक्शन लेना है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लेना है उस डायरेक्शन में जिधर आप डेरिवेटिव कंप्यूट करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सो जो आपका वो है क्या कहते हैं, इनर प्रोडक्ट है, दैट गिव्स यू द प्रोजेक्शन। ठीक है, सो अब इसको मजीद थोड़ा एम्फसाइज करने के लिए, सपोज आई हैव an f of x of this form. So let's suppose I have f of x equal to x1 e raised to power x1 x2 plus x2, ठीक है, and let's suppose we have to find its directional derivative in a direction given by, so I have to find this delta dfx at x equal to 2 0 and direction given by theta equal to 2 pi by 3। ठीक है, लेट्स सपोज वी हैव टू इवैल्यूएट दिस। आपके पास एक फंक्शन है, उसका एक्सप्रेशन है आपके पास, एंड
you have to compute the directional derivative of this function at some x, वो x क्या है 2 0, और उस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन होनी चाहिए 2 पाई बाई 3। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि अच्छा आपका डी वेक्टर क्या बन रहा है। सो डी वेक्टर विल बी 2 क्रॉस 1। तो क्या बनेगा 2 पाई बाई 3 कौन सी डायरेक्शन है, 2 डायमेंशंस में डी वेक्टर क्या बनेगा। आप किसी भी पॉइंट पे खड़े हुए हैं तो 2 पाई बाई 3 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, कैसे निकालेंगे नाजिश। cos theta sin theta. वेरी गुड। cos of 2 pi by 3, cosine of 2 pi by 3, ठीक है, sin of 2 pi by 3, that is the direction vector in any direction in 2 dimensions, that will give you minus 1 by 2 अगर आप 2 pi by 3 cos evaluate करें, and this will give you square root of 3 by 2। now this is a unit vector d जो है, इसको आपने अगर यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं दिया हुआ तो सबसे पहले इसको यूनिट वेक्टर बनाएं, इसकी नॉर्म चेक करें, L2 नॉर्म चेक करें और इसको यूनिट वेक्टर आप बनाएं, बिकॉज डायरेक्शन हमें सिर्फ किससे, यूनिट वेक्टर से ही मिलती है। ओके, नाउ वी हैव टू इवैल्यूएट ग्रेडियंट। ये ऐसे ही है कि आपके पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 2 0, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर व्हाट यू नो, सो दिस इज, लेट्स सपोज दिस इज योर फंक्शन f of x। सो इस पॉइंट के ऊपर you have to evaluate the directional derivative in a direction which is 2 pi by 3 somewhere here, ठीक है, उसको मैं arbitrarily बना रहा हूँ। Then in order to compute that we must know the gradient, so this is gradient delta f x। जब ग्रेडियंट आ जाएगा तो मैं सिंपली ग्रेडियंट का प्रोजेक्शन देख लूंगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। सॉरी वो थोड़ी ऑर्थोगोनल बन गई, ऑर्थोगोनल होगी तो सारे प्रोजेक्शन 0 होगा, बट इन जनरल वो देखते हैं क्या आता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है। सो डेल्टा एफ एक्स क्या बनेगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो आपने जो एफ एक्स है इसका एक दफ़ा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 और फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू f2। सो जब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 कीपिंग x2 कांस्टेंट, you will get e raised to power x1 x2 plus x1 x2 e raised to power x1 x2, ठीक है। जब आप इसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2 by keeping x1 constant, then you will get x1 square e raised to power x1 x2 plus 1। okay, so this is general form of your gradient. Since we had our analytical solution, so we evaluated it, ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर ये हमारे पास जनरल फॉर्म नहीं आएगी। now what we can evaluate is delta f of x at our given point. So our given point is x is equal to 2 0। so if you evaluate that, put the value of x1 and x2, you will get 1 and 5 after simplification। okay, so delta fx at x equal to 2 0, ये आपको इसकी वैल्यू पता चल गई, ये वेक्टर आ गया आपके पास। now for directional derivative you have to use dot product। so delta
in the direction of D, we have f of x. X कौन सा 2 0, but we know we have to do this thing delta f transpose at our given x into D. ये एक वेक्टर है तो कंफ्यूज नहीं होना, वो सिंबल बढ़ गई है, लंबी हो गई है बस. सो आप सिंपल इनका इनर प्रोडक्ट ले लें. सो यू विल गेट 5 square root of 3 minus 1 divided by 2. So this is a scalar 1 cross 1. ठीक है. So this is directional derivative. अब ये स्केलर है, ये स्केलर पॉजिटिव हो सकता है, ये स्केलर 0 हो सकता है, ये स्केलर नेगेटिव हो सकता है. ठीक है. इस स्केलर के साइन के बेस पे वी कैन डिसाइड सम डायरेक्शन. तो लेट्स डू अ डेफिनेशन. अगेन जो बिगर पिक्चर है वो अपने जहन में रखनी है, बट वी आर ट्राइंग टू डू, मैं बार बार कह रहा हूँ, वी आर ट्राइंग टू फाइंड, सो x of k plus 1 x of k plus alpha into dk. ठीक है. ये फिगर अपने, ये वाला एक्सप्रेशन अपने जहन में रखें. वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड दिस अल्फा एंड दिस डायरेक्शन वेक्टर dk. तो उसके लिए फिर हमने डेरिवेटिव की एक स्पेशल टाइप डिफाइन की विच वी कॉल डायरेक्शनल डेरिवेटिव. और डायरेक्शनल डेरिवेटिव को समझने के बाद नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू डिफाइन सम डायरेक्शंस. ठीक है. सो डायरेक्शंस, अब आपको थोड़ा आइडिया हो रहा होगा, सम यूनिट वेक्टर्स इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो डेफिनेशन इज डिसेंट डायरेक्शन. ठीक है. So a vector D is called a descent direction of our function. ठीक है. at, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, x. if अगर मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव इवैल्यूएट करूं इन द डायरेक्शन ऑफ d एट दैट पॉइंट, ठीक है, एंड दिस directional derivative is negative. ठीक है. तो इस पॉइंट पे मैं खड़ा हुआ हूँ, वहां पे मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मैं किसी एक डायरेक्शन में जंप कर सकता हूँ, लेकिन हर डायरेक्शन में जंप करने से जो मेरा डायरेक्शनल डेरिवेटिव है करस्पॉन्डिंग, वो जरूरी नहीं कि नेगेटिव होगा. तो कुछ डायरेक्शंस ऐसी होंगी जिनमें अगर मैं जंप करता हूँ तो मेरा जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होगा. ठीक है. सो अगेन आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, सो यू कैन मूव एनीवेयर, किसी भी डायरेक्शन में आप जा सकते हैं. ये आपका x ऑफ k है, आपने x ऑफ k प्लस 1 एवेलुएट करना है. ठीक है. तो आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं. तो डिसेंट डायरेक्शन एक ऐसी डायरेक्शन है जो कि आपको बताएगी कि आपके फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग दैट डायरेक्शन इज नेगेटिव. राइट. सो दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड डिसेंट डायरेक्शन. और ये कोई एक नहीं होगी, ये मल्टीपल होंगी. किसी भी पॉइंट के ऊपर ये मल्टीपल डायरेक्शंस होंगी. इनमें से हमने कोई एक चूज करनी है जो हमारे काम की होगी. ठीक है. तो बाय द वे, कैन एनीवन टेल मी कि अगर मैं डिसेंट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करूं तो व्हाट विल बी द एडवांटेज दैट आई विल गेट? व्हाट विल बी द एडवांटेज दैट आई विल गेट? जस्ट कीप इन माइंड कि हमने एक लोकल मिनिमा फाइंड करना है. दोबारा से सारे सुने. अगर मैं एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू करूं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, अभी हम इसकी डेफिनेशन देख के आए हैं, तो व्हाट एडवांटेज विल आई गेट?
हाँ जी मोहसिन बताएं। सर आप इवेंचुअली ओरिजिन की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, यानी इन्फिनिट आइटरेशंस के बाद आप ओरिजिन मींस कॉन्टूर प्लॉट का ओरिजिन। कॉन्टूर प्लॉट का आप उसको कंफ्यूज कर रहे हैं ओरिजिन से। सो वो बेसिकली जो कॉन्टूर प्लॉट है, आप इस पॉइंट की बात कर रहे हैं? यस सर, इस पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर। so don't say it is origin, you are right, but this is, ये क्या है, ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे आपके फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। ठीक है, तो आप बेसिकली अगर आप डिसेंट डायरेक्शन के ऊपर चलना शुरू कर दें तो आप बेसिकली जो मिनिमा है उसकी तरफ पहुंचते जाएंगे। ठीक है, वो ये कह रही हैं, लेकिन कैसे कैसे आप ये भी तो बताएं ना कि कैसे। सर डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपका अगर सॉरी डायरेक्शन ऑफ डिसेंट है ये, तो इसका मतलब है कि आपका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है। इसका मतलब है कि आपका फंक्शन जो है वो मिनिमाइजेशन की तरफ जा रहा है। गुड, ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ जो इन्होंने कहा है। ठीक है, थैंक यू। वो ये कह रहे हैं कि जब आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव डिफाइन किया है ना, तो आपने ये कहा कि एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा डी, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई अल्फा, इस तरीके से आपने डिफाइन किया है व्हेन अल्फा अप्रोचेस टू 0। क्या चीज? अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव डेल्टा डी एफ ऑफ एक्स, ये आपने ऐसे डिफाइन किया है। Now if at any d my directional derivative is negative delta d f of x, अगर किसी भी एक particular d के ऊपर मेरा directional derivative negative आ जाता है, it is less than 0, then it simply means that f of alpha is positive, x plus alpha d, ठीक है, minus f of x is less than 0। एक सिंपल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आप बेसिकली एफ ऑफ एक्स से गए हैं इस पॉइंट पे, ये आपका नया पॉइंट है, ये k प्लस 1 पे आप गए हैं, ये फंक्शन की वैल्यू है, और ये है आपका प्रीवियस पॉइंट जो k था, k के ऊपर आपकी जो फंक्शन की वैल्यू थी। तो k प्लस 1 पे आप जहाँ पे मूव कर रहे हैं वहां पे जो फंक्शन की वैल्यू है और जहां से आप चले थे वहां पे जो फंक्शन की वैल्यू है, इनका डिफरेंस लें तो वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि आप एक ऐसी डायरेक्शन में मूव करके गए हैं जिस तरफ आपका फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डिसेंट डायरेक्शन, कि वो आपको उधर लेके जाएगी जहां पे फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दिस कंडीशन इज सो इम्पोर्टेंट कि आपका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कैसे हम वो छोटे छोटे पीसेस को इकट्ठा करके वो चीजें बना रहे हैं। सो अब जो है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ सवाल हैं, मसलन कि इवन अगर आप जो है वो सिंगल डायमेंशन में भी हैं, इवन इफ वी आर इन सिंगल डायमेंशन, तो ये एक्स ऑफ के हो गया, ठीक है, ये एक्स ऑफ के प्लस 1 हो गया। डिसेंट डायरेक्शन आपने बता दी कि अच्छा आप वहाँ पे अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव कंप्यूट करें तो 0 हो गया। अब मेरे पास कुछ सवाल ये हैं कि अच्छा आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, जो आपका बेसिकली एक्स 0 होगा वो क्या होगा, ये आपका फंक्शन है ना जिसका हमें नहीं पता, तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, एक्स 0 क्या होगा, ये पहला सवाल है, राइट। दूसरा सवाल ये है कि लेट्स सपोज आपको एक्स 0 पता चल भी गया, तो आप जो है वो जो डायरेक्शन है वो कैसे फाइंड करोगे किसी भी के ऊपर, किसी भी के ऊपर। तो अभी तक आपको सिर्फ ये पता चला है कि कोई एक डायरेक्शन होती है कि अगर मैं उस डायरेक्शन को यूज करना शुरू कर दूं तो आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स मिनिमम वैल्यूज ऑफ दैट फंक्शन, राइट।
बट इसको मजीद डिटेल में देखने की जरूरत है। इस तरह की तो कई डायरेक्शन होंगी, हम कौन सी डायरेक्शन चूज करेंगे? ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन इज स्टेप साइज क्या लेंगे आप? ठीक है, एकदम जंप मार के हो सकता है आप मिनिमा को मिस कर जाएं, कितना स्टेप साइज लेंगे? और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली रुकेंगे कब? व्हाट शुड बी स्टॉपिंग क्राइटेरिया? तो जब तक हम इन चार चीजों का आंसर नहीं देते, वी आर नॉट एबल टू डिराइव एनी इटरेटिव मेथड। ठीक है, तो अभी तक हमें सिर्फ डिसेंट डायरेक्शन का पता चला है, लेकिन ये मैनी होंगी, ये मल्टीपल होंगी, इनमें से कौन सी चूज करेंगे आप? इतना वी आर श्योर कि डिसेंट डायरेक्शन के ऊपर हमें मूव करना है। क्यों? क्योंकि उस डायरेक्शन में हमारे फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और हमने एट द एंड उस फंक्शन के मिनिमम तक पहुंचना है, तो हमें डिसेंट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। लेकिन इस तरह की कई डायरेक्शन हैं, आप कौन सी चूज करोगे? फिर स्टेप कितना लोगे? रुकोगे कब? राइट, और स्टार्ट कहाँ से करोगे? ये चार सवाल हैं जिनके हमें आंसर देने हैं। तो बारी बारी देख लेते हैं। तो जो पहला स्टेप है, सॉरी, जो पहला सवाल है, आप चलेंगे कहाँ से? तो इट्स चॉइस इज ऑलवेज आर्बिट्रेरीली। बड़ी आसानी से ये हल हो गया कि इसकी जो चॉइस है वो आर्बिट्रेरी, मींस के आप जो है वो कहीं से भी शुरू कर दें। अब अगर आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है तो उसको यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, बट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिस चॉइस इज प्योर आर्बिट्रेरीली, कि आप x0 को आर्बिट्रेरीली चूज करें, और हम हमेशा ऐसे करेंगे। तो ये तो सेटल हो गया। जो फोर्थ है उसको पहले आंसर कर लेते हैं। फोर्थ है कि आपका स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? कैन एनीवन टेल मी व्हाट शुड बी आवर स्टॉपिंग क्राइटेरिया? व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? हाँ शोएब बताएं। सर डेरिवेटिव जो ग्रेडियंट जो है मतलब वो जीरो हो जाए, ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। एग्जैक्टली, बेसिकली हम एक मिनिमा को देख रहे हैं ना, तो मिनिमा जो है वो हमें इतना पता है कि वो स्टेशनरी पॉइंट होगा। तो स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर आपका जो ग्रेडियंट है वो क्या होता है? जीरो। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि मैं एक नए पॉइंट पे पहुंचा हूँ, डेल्टा एफ ऑफ एक्स किसी भी एक टाइम k+1 के ऊपर, x at k+1 which is delta f at x k+1। ये ग्रेडियंट है, सिंपल ग्रेडियंट है, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है, मुझे पता है कि जब x k+1 मेरा मिनिमम पॉइंट होगा तो ये ग्रेडियंट आइडियली जीरो होगा, तो दिस शुड बी जीरो, तो मुझे रुक जाना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि जो जहाँ पे एक्चुअली आपका ग्रेडियंट जीरो हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट, ये आपका एक्चुअल मिनिमा है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ तक पहुँचते 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 आपको इन्फिनाइट इटरेशंस चाहिए, तो आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि आप बिल्कुल इसके करीब आ गए हुए हैं, यहाँ पे आ गए हुए हैं और आपकी कंप्यूटेशन जवाब दे गई हुई है। तो इस पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट जीरो नहीं होगा, इधर जीरो होगा, एक्स स्टैरिक पे जीरो होगा, दूसरे पे जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये है आपका एक्स k+1। लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे ग्रेडियंट बहुत छोटा हो चुका होगा, क्योंकि ये आपके लोकल मिनिमा की विसिनिटी में पड़ा हुआ है, उसके नेबरहुड में पड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ पे मैं इसकी नॉर्म देखूंगा, अगर मैं इसकी नॉर्म इवेलुएट करूंगा, डेल्टा एफ एक्स एट k+1, अगर मैं इसकी नॉर्म इवेलुएट करूंगा तो ये नॉर्म बहुत छोटी हो चुकी होगी, क्योंकि वेक्टर इटसेल्फ क्लोज टू जो है वो जीरो है। तो दिस नॉर्म शुड बी लेस देन सम वेरी स्मॉल थ्रेशोल्ड, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो एप्सिलॉन नॉट जो है वो आपकी, अगेन आपने उसको ट्यून करना है, या आपने देखना है कि कितने कंप्यूटेशंस आप जो है वो आपका प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूट कर पाता है उस लिहाज से। इसको छोटा करते जाएंगे बहुत ज़्यादा, आपका जो एस्टिमेट है वो एक्यूरेट होता जाएगा,
एक्स स्टेरिक का, इसको बड़ा करते जाएंगे तो आपका एस्टिमेट उतना ही रफ होता जाएगा। जी माज। सर ये आंसर करते हुए हमारी समझ ये है ना कि हमें एफ ऑफ एक्स का पता है, मतलब उस फंक्शन के एनालिटिकल एक्सप्रेशन का पता है। नहीं, ज़रूरी नहीं, हमें सिर्फ जो है उसके ग्रेडियंट का पता होना चाहिए एट टाइम के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3, सिर्फ उसके ग्रेडियंट का पता होना चाहिए, फंक्शन का पता होना ज़रूरी नहीं है, मतलब कंप्लीट उसका एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव ज़रूरी नहीं है, सिंपल हमें उस पॉइंट के ऊपर उसका ग्रेडियंट पता होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो इसलिए वो जो ये एट वाली चीज़ है ना, ये बता रही है कि सिंपली आपको उस एक्स के प्लस 1 के ऊपर उसके ग्रेडियंट का पता है। ओके, तो ये तो 2 सवाल हो गए। अब थर्ड को आंसर कर लेते हैं। सो थर्ड इज हाउ टू चूज अल्फा के, जो आपका स्टेप है। फिर हम सेकंड पे आएंगे जो कि मुश्किल है। तो जो अल्फा के है उसको चूज करने के लिए देयर इज अ कंप्लीट थ्योरी। ठीक है, देयर आर वेरी स्पेशलाइज्ड मेथड्स, तो वी कॉल देम लाइन सर्च मेथड्स। ठीक है, आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि सपोज आपके पास कोई फंक्शन है समथिंग लाइक दिस, यू आर इन सिंगल डायमेंशन, दिस इज एक्स, और आप जो है वो यहाँ पे हैं, लेट्स सपोज दिस इज एक्स ऑफ के। तो सपोज आपको पता है कि आपने इस डायरेक्शन में मूव करना है, दिस इज डी के। अब इस डायरेक्शन में मूव करना है, लेकिन कितना मूव करना है? तो पहला जो मेथड है लाइन सर्च का वो ये कहता है कि कांस्टेंट स्टेप साइज ले लें। मींस के आप शुरू में चूज कर लें अल्फा के इज इक्वल टू अल्फा, और फिर उसके ऊपर कांस्टेंट रहें। अब उसका एडवांटेज क्या है? सिंपलिसिटी, देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू सॉल्व एनी फर्दर थिंग। डिसएडवांटेज क्या है? सपोज के आप यहाँ से शुरू हुए हैं और आप इधर मूव कर रहे हैं, और आपने बहुत ही छोटा स्टेप साइज चूज कर लिया क्योंकि आपको कुछ नहीं पता था, आपको किसी ने कुछ नहीं बताया। तो आप जो है के प्लस 1 पे यहाँ पे आए, के प्लस 2 पे इधर आए, के प्लस 3 पे यहाँ पे आए, के प्लस 4 पे, करते 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 हो सकता है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको थाउजेंड्स ऑफ इटरेशंस लग जाए। ठीक है, सो ये है कि अगर आपने कांस्टेंट स्टेप साइज चूज कर लिया जो कि बहुत छोटा है, आपकी कंप्यूटेशंस बढ़ गई। लेकिन अगर आप बहुत बड़ा चूज कर लेते हैं तो फिर क्या होगा? सपोज आप यहाँ से आपने शुरू किया, आपने बहुत बड़ा स्टेप साइज चूज कर लिया, ठीक है, फंक्शन आगे जा रहा था और आप एकदम जो है वो ये जो मिनिमा था इसको आप मिस कर गए, आप आगे कहीं पे चले गए। ठीक है, आप आगे गए, वहां पे आपने देखा ग्रेडियंट पॉजिटिव हो गया, आप फिर वापस आए, फिर आगे गए, फिर वापस आए, एंड यू कैन ऑसिलेट अराउंड दैट पॉइंट। तो आसान तो है लेकिन इसके अपने चैलेंजेस हैं, सो नेवर यूज्ड। बी पार्ट है what they call exact line search. Exact line search. Okay, so how to explain it? Very simple. मैं आपको intuition बता रहा हूँ. So suppose you have this function. यहाँ पे आप पहुँच गए बिल्कुल जैसे हम वहाँ पे थे. So this is x at k. Direction आपको पता चल गई. Suppose this is direction dk. Now आपने स्टेप साइज चूज करना है कि अच्छा एक्स के से एक्स के प्लस 1 पे जाते हुए मैं क्या स्टेप साइज चूज करूं। एग्जैक्ट लाइन सर्च मेथड ये कहता है कि आप जो है यहाँ से शुरू करें और पहले एक छोटा सा स्टेप लें। सपोज आप जो है वो कहते हैं कि मैंने जो है वो अल्फा के इतना चूज कर लिया।
ठीक है, तो आप यहाँ पे आ गए। फिर इतना ही स्टेप लें, आगे चले जाएं, आगे चले जाएं, चले जाएं, चले जाएं, देखते जाएं और देखें कि ये वाला जो आपने अल्फा के 1 चूज किया था पहली दफा, वो एट द एंड आपकी गिवन कंप्यूटेशन पावर में, या आपने अगर इटरेशंस फिक्स कर दी हैं, आपको कितना नीचे तक लेके जाता है और कितनी देर में लेके जाता है। वापस आ जाएं, फिर आप एक नया स्टेप साइज चूज करें। सपोज अब मैं जो है अल्फा के 2 चूज करता हूं, जो कि इससे थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं उसके ऊपर भी पूरी सर्च करूंगा, फिर अल्फा के 3, फिर अल्फा के 4। इस तरीके से मैं जितने भी पॉसिबल अल्फा केस हैं उन सब के ऊपर मैं सर्च करूंगा। और ये जो डायरेक्शन है, वी कॉल इट रे, बेसिकली न्यू फैंसी नेम, ये जो आपकी रे है एक्स ऑफ के प्लस अल्फा के डी, इसके ऊपर मैं सर्च करूंगा कि कौन सा अल्फा मुझे मेरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू देता है इन अ गिवन नंबर ऑफ इटरेशंस। ठीक है, so that is the concept. Again, this itself is very time consuming, but it gives you, अगर आपके पास sufficient number of iterations हैं, it gives you a very decent estimate of alpha k. फिर आप उस अल्फा के को यूज करके अगले पॉइंट पे जाएंगे, एंड रिमेंबर जब आप अगले पॉइंट पे जाएंगे ये सारा काम फिर दोबारा से करना है। समझ आ रही है ना, ये सारा काम आपने दोबारा से करना है, so it is highly time consuming. Then there is a third method, C method, we call it backtracking. ठीक है, now that is a method which actually combines this constant step size and exact line search together, and very practical method. So मैं सिर्फ उसका, जैसे मैंने exact line search का आइडिया दिया है, मैं सिर्फ उसका एक concept दूंगा आपको, you can read from the book. So क्योंकि हम जो है वो उसको उसके proofs वगैरह उन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है, सिंपली आपको पता होना चाहिए कि step size choose करना in itself is an optimization problem. So backtracking में what you do, starting from here, सपोज मैं क्या करता हूँ, बड़े बड़े सिंपल अंदाज में बताता हूँ आपको। आई टेक अ स्टेप इन डायरेक्शन डी, मैं यहाँ तक आ गया। ठीक है, नाउ आई विल गो बैक। ठीक है, आई विल गो बैक एंड सी कि ये जो स्टेप मैंने लिया था ये कितना एक ऑप्टिमल है, ये कितना एक ऑप्टिमल है। और फिर यहाँ पे भी मैं उसी तरीके से एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया डिफाइन करके, सपोज के इफ the initial step that I had taken is acceptable to me, तो फिर मैं उसको चूज कर लूंगा after going back and checking some stopping criteria. अगर उसको फुलफिल नहीं करता तो फिर मैं वापस आऊंगा और फिर एक और स्टेप लूंगा, या उससे बड़ा लूंगा या उससे छोटा लूंगा, डिपेंडिंग ऑन कि लास्ट टाइम मैं कहाँ पे रुका था और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड बैक ट्रैकिंग, वेरी प्रैक्टिकल, कंबाइंस दीज टू मेथड्स, जो आपके पास कांस्टेंट स्टेप साइज है एंड एग्जैक्ट लाइन सर्च है। But just keep in mind that these methods, line search methods, for finding the step size in itself is an optimization problem, जिसको आपको सॉल्व करनी है हर टाइम स्टेप के ऊपर। ठीक है, तो अगेन जो अभी मैं वो डी वाला बता के फिर मैं दोबारा आऊंगा। जी शुएब। सर थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि आप जो है बेसिकली ये करें कि x of k plus 1 is equals to x of k minus the directional derivative, isn't it? नहीं, अभी मैंने वो डी पेस्ट नहीं लिया, अभी मैं सिंपली ये कर रहा हूँ। अभी मैं सिंपली उसको ये कर रहा हूँ, ये वाली चीज। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। अभी मैं डी के को डिफाइन करता हूँ। ठीक है ठीक है। ठीक है, ये हो गए 3 सवाल। नाउ लेट्स मूव वंस अगेन टू सेकंड पॉइंट, व्हिच इज डी के, जो आपने स्टीपेस्ट डायरेक्शन फाइंड
स्टीपेस्ट डायरेक्शन आपने डिफाइन तो कर ली, लेकिन अब उसको यूज कैसे करना है? Why? Because there will be multiple steepest directions. बहुत सारी डायरेक्शंस होंगी किसी भी पॉइंट के ऊपर जिनमें आपके जो फंक्शन का ग्रेडियंट है या डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो डिक्रीज कर रहा होगा. सो व्हाट टू चूज? ठीक है, और उसमें से जो आप चूज करते हैं, नाउ आई विल टेल यू एट द एंड. शुरू में बता दूं, ठीक है, लेकिन लेट्स सी कि उसकी इंट्यूशन क्या है, और एट द एंड हम इस एल्गोरिदम को नाम देंगे जो कि आप सब ने सुना हुआ होगा. बट अब हम जो है जो थर्ड क्वेश्चन है उसको आंसर करने लगे, which means के we have dk which is descent direction, but this direction is not unique at any given xk. So out of many descent directions we have to choose one. So which one we should be choosing? So उसके लिए let's again go back to our definition of directional derivative, जहां से descent direction का concept आया. Delta d f x k, इसका मतलब ये है कि मैं एक्स के पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और f का मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव इवेलुएट कर रहा हूँ एट पॉइंट एक्स के इन द डायरेक्शन ऑफ d. तो अब ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ये स्केलर होगा, इतना तो हम देख के आए हैं, 1 क्रॉस 1 होगा. अब किसी भी डिसेंट डायरेक्शन में इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी. मसलन अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक डिसेंट डायरेक्शन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, लेट्स सपोज. तो किसी भी डायरेक्शन में इस डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव होगी, हमेशा नेगेटिव होगी डिसेंट डायरेक्शन में, क्योंकि वो डिसेंट डायरेक्शन को हमने डिफाइन ही ऐसे किया है कि वहां पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव नेगेटिव है. सिर्फ एक डायरेक्शन होगी जहां पे इसकी वैल्यू मोस्ट नेगेटिव होगी, ठीक है. इन सब में से कोई एक डायरेक्शन होगी जहां पे इसकी वैल्यू मोस्ट नेगेटिव होगी. वो क्या होगी? वो होगी जो हमें इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव की लोअर बाउंड बता दे. तो इसकी लोअर बाउंड है क्या किसी भी डायरेक्शन के अंदर? तो मैं ये देखता हूँ कि इफ डी इज अ डिसेंट डायरेक्शन, तो इस वेक्टर, ये जो आपके पास सॉरी स्केलर आया, इस स्केलर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बन रही है? लेट्स टॉक इन एब्सोल्यूट वैल्यू. So that I can write its definition. So that will be gradient at point xk, इसका ट्रांसपोज, और फिर मेरी डिसेंट डायरेक्शन एट दैट पॉइंट dk, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू. रिमेंबर मैं इस स्केलर के ऊपर लिमिट निकाल रहा हूँ, ये जो है ना स्केलर के ऊपर एक लोअर लिमिट निकाल रहा हूँ कि ये इससे कम नहीं हो सकता. अगर मैं ये लिमिट निकाल लूँ ना, फिर मैं उस डायरेक्शन को देख सकता हूँ कि ये लिमिट किस डायरेक्शन में मुझे अचीवेबल है, ठीक है. तो वो मुझे बताएगा कि आपकी ये वाली जो डायरेक्शन है, ये इस डायरेक्शन में आपका फंक्शन जो है वो मोस्ट डिक्रीज कर रहा है. डिक्रीज तो सब में कर रहा है, लेकिन मोस्ट किस डायरेक्शन में कर रहा है उसके लिए मुझे ये इसकी लिमिट देखनी पड़ेगी. ओके, सो दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू. सो नाउ वी कैन यूज द famous Cauchy-Schwarz inequality. So that is less than equal to आपके पास norm of individual vectors. पहले वेक्टर की norm multiplied by norm of second vector.
सो दिस इज काची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी कि आपका जो inner product है between two vectors, its magnitude can never be larger than the magnitude of individual vectors multiplied by each other. That is Cauchy-Schwarz inequality. अब अगर आप देखें तो this is the direction है unit vector, तो इसकी norm क्या होगी? equal to 1. unit vector है ना. Now this will become equal to absolute value of this scalar is less than equal to this norm. अब absolute value को अगर मैं open करूं तो वो क्या होगा कि this is less than equal to this, but this is larger than equal to negative of this absolute value की definition. So this gives me delta f transpose xk dk larger than equal to negative of norm of fxk transpose. ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल जो एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन है वो यूज की है. अब ये देखें, दिस इज आवर लोअर बाउंड. ठीक है, दिस इज द लोअर बाउंड ऑन डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन एनी डिसेंट डायरेक्शन. कि आपका ये बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, यही था ना, इनर प्रोडक्ट बिटवीन ग्रेडियंट और उस डायरेक्शन में डीके की डायरेक्शन में. तो ये जो स्केलर आएगा, ये एक्सप्रेशन ये बता रहा है कि दिस विल ऑलवेज बी लार्जर देन नेगेटिव ऑफ दिस वैल्यू. इससे नीचे नहीं जाएगा कभी भी. विल ऑलवेज बी लार्जर देन दिस वैल्यू. ठीक है, अब अगर मैं एक डी के ऐसा चूज कर लूं जहां पे ये इक्वालिटी मीट कर जाए, अगर मैं एक डी के ऐसा चूज कर लूं जिसमें ये इक्वालिटी मीट कर जाए, इसका मतलब ये है कि ये वो डायरेक्शन है, ये वो डी के है जिसमें मेरा डायरेक्शनल डेरिवेटिव अपनी मिनिमम वैल्यू ले रहा है, इससे नीचे कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो नाउ इफ आई चूज डी के, तो मुझे क्या चूज करना चाहिए? लेट मी आस्क, जो अटेंटिव बैठे हैं वो मुझे बता सकते हैं. किसी को आइडिया है यहाँ पे मैं डी के क्या चूज करूं कि मैं अपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो लोअर बाउंड है वो अचीव कर लूं? और लोअर बाउंड आपके सामने लिखी हुई है. जी नाजिश. सर डी के इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा उसका. dk in the opposite direction of gradient. Best, very good, actually very good. So if I choose this direction, वो ये कह रही है कि अगर आप dk को ये चूज कर लेना कि जो आपका डेरिवेटिव है उसकी अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, डेरिवेटिव बताएगा कि आपका फंक्शन इस रेट में मैक्सिमम इंक्रीज कर रहा है, तो आप उसकी अपोजिट डायरेक्शन चूज कर लें तो फिर आप ये वाली बाउंड अचीव कर लेंगे. कैसे? सबसे पहले तो इसको यूनिट नॉर्म करना है. तो ये तो डायरेक्शन आ गई ना, ये वेक्टर है, ग्रेडियंट है ना, ये वेक्टर है, n क्रॉस 1 हो गया, ये भी वेक्टर है, n क्रॉस 1 हो गया. ठीक है, यहाँ तक ठीक है. लेकिन अब चूंकि डी के शुड बी यूनिट नॉर्म, तो हमने इसको इसकी नॉर्म से डिवाइड कर देना है ताकि वो यूनिट नॉर्म बन जाए. तो ये सिर्फ उसको यूनिट नॉर्म बनाने के लिए मैंने डिवाइड किया. ओके, अब इस डी को लेट्स सब्स्टिट्यूट इन आवर एक्सप्रेशन ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव व्हिच इज डेल्टा डी एफ एक्स के इक्वल टू inner product of my gradient with dk. ठीक है, अब ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो माय डायरेक्शनल डेरिवेटिव विल बिकम नेगेटिव है, नेगेटिव बाहर आ जाएगा. पहले इसको लिख लेते हैं. ये वाली चीज है ग्रेडियंट ट्रांसपोज एफ ऑफ एक्स
ये एग्जैक्टली ये लिख लिया मैंने। अब डी के की वैल्यू नेगेटिव बाहर आ गया, अंदर क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट एफ एक्स के डिवाइडेड बाई इट्स नॉर्म एट पॉइंट एक्स के। ठीक हो गया, सॉरी ये भी एक्स के है। अब ये एक वेक्टर है, वो अपने साथ ही इनर प्रोडक्ट ले रहा है, सो दिस विल बिकम माइनस ग्रेडियंट इस वेक्टर की नॉर्म स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ सेम वेक्टर, राइट। अब ये एक स्केलर है, उसी स्केलर का स्क्वायर ऊपर है, तो इससे ये स्क्वायर कट जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद माइनस नॉर्म डेल्टा एफ एक्स के, दैट इज योर बाउंड एग्जैक्टली। सॉरी ये वेक्टर है ना, तो यहाँ पे ट्रांसपोज आएगा। यहाँ पे मैंने ये गलत लिखा, ये नहीं है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपके पास वही चीज आ गई, क्योंकि ये नहीं आना था ना, इंडिविजुअल वेक्टर लिखना था हमने, तो ये ट्रांसपोज अननेसेसरीली आ रहा है, हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता जब हमने यहाँ पे लगाया था। तो आपके पास जो बाउंड है वो अचीव हो जाएगी इफ यू चूज दिस डी के नेगेटिव ऑफ योर ग्रेडियंट, ठीक है। और इस डायरेक्शन को हम कहते हैं स्टीपेस्ट डायरेक्शन। स्टीपेस्ट डायरेक्शन विच इज अ डिसेंट डायरेक्शन, जिसमें आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव अपनी मिनिमम वैल्यू को अचीव कर लेता है, एंड दिस इज इट्स मिनिमम वैल्यू विद दिस नेगेटिव साइन, ठीक है। Now based on this discussion we can write an algorithm to find minima of any function, at least local minima. So our algorithm is, first step is choose x0 arbitrarily, ठीक है। Second step, for every iteration for k equal to 1 2 and so on, ये आगे जाएगा, so choose a direction dk which is steepest descent direction like this, minus delta f x k, and it should have unit norm. Then select alpha k. Select alpha k using a different method which is line search. यहाँ पे आप constant step size भी choose कर सकते हैं. Third step, set xk equal to, sorry, set xk plus 1 equal to xk plus alpha times dk, ठीक है. Check if norm of gradient evaluated at current point xk plus 1 is less than some threshold epsilon naught, then stop. Otherwise, go back to your choose dk, select f alpha k, set this thing, and so on.
ठीक है, very simple algorithm, almost always works. At the heart of, at the core of machine learning, what do we call it? We call it gradient descent. Gradient descent algorithm. ठीक है, so it has some very special properties जो कि मैं next time बताऊंगा, because we are already 5 minutes above our time. तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो that is it from my side. हम इसी को रिव्यू करके अगले लेक्चर में इसकी प्रॉपर्टीज पे चले जाएंगे, and we will try to wrap up our this discussion about optimization in next week. Any question? Otherwise, that is it from my side. Okay, ji, thank you very much.